जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ASG के 20 में। तो आज हम लेकर आए हैं SSC MTS का मॉडल पेपर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सवाल आपकी स्क्रीन पर कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर है, तो मैं कहूंगा ये पश्चिम बंगाल में। क्या बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में है। कनाडा की अगर राजधानी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद ये किस नदी के तट पर बसा हुआ? अगर बात करें अहमदाबाद कहां पर है, तो अहमदाबाद साथियों गुजरात में है। ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है? देखिए नर्मदा, नवसारी, सूरत या वडोदरा। अगर हम बात करें साथियों, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगर बात करें साथियों गुजरात से 100 किलोमीटर की दूरी पर, क्या 100 किलोमीटर की दूरी पर जो नर्मदा नदी पर है ना, उस पर स्थित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो हो सकता है सवाल में कुछ दिक्कत हो गई हो। आप लोग ध्यान रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के वडोदरा से, गुजरात में जो वडोदरा है ना, इससे 100 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ नवसारी जिले में भी नहीं है, सूरत जिले में भी नहीं है, तो नर्मदा हो सकता नदी का नाम यहाँ पर पूछा गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत टॉप का है साथियों, टॉप लेवल का है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कोडाइकनाल की अगर बात करते हैं तो कोडाइकनाल को ही पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, गोल ये किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? यानी कि गोल नाम की आत्मकथा किसकी है? तो मैं कहूंगा मेजर ध्यानचंद की ही आत्मकथा का नाम क्या है साथियों? गोल है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ साथियों MTS एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सभी के सभी साथियों एग्जामिनर के एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है साथियों? फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो विश्व जैव विविधता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे 22 मई को ही विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है साथियों? मैरी कॉम की आत्मकथा है। अगला सवाल देखिए, आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, मुझे बताइए। तो आइडल्स पुस्तक के लेखक हैं और इनका नाम क्या है? सुनील गावस्कर इनका नाम है। और ये आइडल्स पुस्तक के साथियों लेखक हैं, आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? यानी कि आपसे पूछा यह जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये रायपुर में। कहां पर है? ये रायपुर में है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास में है सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में। कहां पर साथियों? ये गुजरात में। अगर पूछे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तो महाराष्ट्र बताना है, और दीनदयाल बंदरगाह पूछे तो गुजरात आपको बताना है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इसका शुभारंभ जो किया गया था वो 24 फरवरी 2019 को किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो कौन सी धातु प्राप्त हुई थी साथियों? कॉपर प्राप्त हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए लोथल है। यानी कि सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को तो पुरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पुरा पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बहमन शासकों में से बीजापुर में जो गोल गुंबज है इसका निर्माण किसने करवाया था? अब यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गोल गुंबज का निर्माण कहां पर किया गया था? तो बीजापुर में। किसके द्वारा? तो बहमनी शासकों के द्वारा। अब अगर नाम आपसे पूछे कि नाम उनका क्या था, तो नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद आदिल शाह उनका नाम था, और इनके द्वारा ही गोल गुंबज का निर्माण बीजापुर में किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, देखिए ये जो कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकाला गया? तो मैं कहूंगा साथियों किस खान से निकाला गया है? ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य का
सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा में 1562 में। क्या साथियों? तालीकोटा में 1565 में हुआ था। उसके बाद देखिए, किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन हुमायूं को ही साथियों क्या कहा जाता है? दक्कन का नीरो कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो इनका नाम क्या है साथियों? पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव साथियों लाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? आप सभी को पता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लेकिन ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? ये बात साथियों अनुच्छेद 89 में लिखी है, 89 में लिखी है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारी पानी की खोज किसने की थी? तो भारी पानी की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों? यूरो के द्वारा ही भारी पानी की खोज की गई थी। अगला सवाल देखिए कि डायनेमो की खोज किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो डायनेमो की अगर बात करें साथियों, तो माइकल फैराडे, क्या माइकल फैराडे के द्वारा ही डायनेमो की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का या ऑक्सीजन का? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से साथियों आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों क्वेश्चन आपके यहाँ पे शुरू हो चुके हैं? इंग्लिश के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन देखेंगे? आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और आज की इस वीडियो में साथियों टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपसे पूछा गया है किस वर्ड का? स्ट्रे वर्ड का। सिनोनिम की अगर बात करते हैं साथियों, सिनोनिम का मतलब क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। अगर बात करते हैं स्ट्रे की बात करें, स्ट्रे का आपसे सिनोनिम पूछा गया है, तो स्ट्रे का मतलब क्या होता है साथियों? भटका हुआ हम लोग कह सकते हैं। क्या स्ट्रे का मतलब होता है साथियों? भटका हुआ। तो मैं कहूंगा इसका सिनोनिम क्या साथियों? फिकल होगा। फिकल मतलब तो साथियों चंचल होता है। क्या होता है? चंचल होता है। अगर बात करते हैं कैजुअल, आकस्मिक होता है। केयरलेस, लापरवाह होता है। होमलेस की अगर बात करें, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास होम नहीं है, तो मैं कहूंगा साथियों जिसके पास घर नहीं है वो भटका हुआ ही तो होगा। तो इस प्रकार स्ट्रे का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रे का सिनोनिम आपसे पूछा जाए तो होमलेस आपको बताना है एग्जाम में। तो उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हैंड्स डाउन। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे इडियम पूछा जा रहा है साथियों। इडियम किसका आपसे पूछा जा रहा है? हैंड्स डाउन का इडियम आपसे पूछा जा रहा है। इडियम का मतलब होता है मुहावरा। ये एक मुहावरा इंग्लिश का, आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। देखिए, हैंड्स डाउन की अगर बात करें तो हैंड्स डाउन का मतलब होता है बिना प्रयास के। क्या? बिना कोशिश के भी कह सकते हैं या बिना प्रयास किए भी कह सकते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो बिना प्रयास के, मतलब कोशिश ही नहीं उसके लिए करो, तो उसको क्या कहा जाएगा? हैंड्स डाउन कहा जाएगा। तो अब आपको बताने कि इसका मतलब होगा इजिली एंड विदाउट डाउट, विदाउट एनी वेपन्स, बिना हथियार के, वेरी वीकली एंड स्लोली, विदाउट सफिशिएंट इंटरेस्ट। तो मैं कहूंगा ये नहीं होगा साथियों, आंसर आपका इजिली के साथ जाएगा, यानी कि इजिली एंड विदाउट डाउट। तो मैं कहूंगा कि हैंड्स डाउन का मीनिंग क्या हो जाएगा? इजिली एंड विदाउट डाउट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, अब आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है साथियों। किसका एंटोनिम पूछा जा रहा है? परस्यूड का एंटोनिम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। अगर परस्यूड की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से कोई काम करवाना हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको राजी करोगे। आप उसको राजी करोगे, यानी कि साथियों परस्यूड का मतलब होता है किसी को राजी करना। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम मुझे बताइए। देखिए, स्वय की बात करें तो स्वय का मतलब क्या होता है? बोलबाला होता है। अरे भाई किसी का बहुत बोलबाला हो रहा है, तो ये तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। लीड की अगर बात करते हैं साथियों कि कौन भाई इस समूह का, इस ग्रुप का कौन लीडिंग कर रहा है, इसकी लीड कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो लीड का मतलब तो हो जाएगा नेतृत्व। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं, एंटोनिम नहीं होगा। कॉक्स की अगर बात करें साथियों, मीठी बातों से मिला लेना, ठीक है ना, ये भी इसका नहीं होगा। मैं कहूंगा हल्ट का मतलब होता है रुकावट। हल्ट का मतलब क्या होता है साथियों? रुकावट, यानी कि किसी को राजी करना और किसी के
बाधा आना यानी कि उसको काम से रोकना, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि परसुइड का एंटोनिम क्या होगा, तो हल्ट आपको बताना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए 4 सेगमेंट आपको दिए गए हैं। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, रवि टोल्ड यहाँ पर एक सेगमेंट है, हिज फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेगमेंट है, दैट ही वुड और रिटर्न बैक सून। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर है, वो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है बताइए। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न कम बैक। अब देखिए रिटर्न भी आ गया, बैक भी आ गया, तो एक चीज आएगी साथियों, रिटर्न आएगा, सिर्फ बैक नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों, दिक्कत यहां पर है। क्या होना चाहिए, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न सून, रिटर्न सून होना चाहिए था साथियों, ना कि रिटर्न बैक सून होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब आपको बताना है कि इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। चलिए देखिए एन एलिफेंट इन द रूम, एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन सिटिंग ऑल एलोन इन ए रूम, ये होगा मतलब नहीं। ए वाइल्ड अनटेम्ड एनिमल लेफ्ट टू वंडर एस्टे, ये होगा मतलब मैं कहूंगा नहीं। एन ओबिवियस इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, तो मैं कहूंगा ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि एक स्पष्ट समस्या, कोई अगर दिक्कत है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, तो उसको कहीं ना कहीं कहा जाता है एलिफेंट इन द रूम, या उसको कहा जाता है एन ओबियस इशू, एक ऐसा इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, जिस पर लोग बातचीत ही नहीं करना चाहते। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अब आपको बताना है साथियों कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है द प्रोटेस्टर्स, अब खाली जगह में आपको बताना है क्या आएगा, व्हेन द पुलिस यूज्ड टीयर गैस। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहाँ पर क्या वेव्ड आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। वेव्ड का मतलब होता है साथियों लहराना, तो यहाँ पर क्या लहराना आना चाहिए। या रिग्रेट की अगर बात करते हैं साथियों, पछतावा करना, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब पछतावा करना होता है। अगर असेंबल्ड की बात करते हैं साथियों, तो किसी को इकट्ठा करना या किसी को एकत्रित करना कहलाया जाता है। डिस्पर्स की अगर बात करें, डिस्पर्स का मतलब होता है साथियों तितर बितर, क्या इसका मतलब होता है तितर बितर। अब आपको बताने कि इसमें से कौन सा यहाँ पर वर्ड आएगा। जो प्रोटेस्टर्स लोग थे, यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग लहराए जब पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी, यानी कि आंसू वाली गैस छोड़ी, या वो लोग पछतावा करने लगे, या वो लोग एकत्रित हो गए, या वो लोग तितर बितर हो गए। तो जब साथियों पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, तो मैं कहूंगा साथियों वो जो भीड़ थी, यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग तितर बितर हो रहेंगे, यानी कि डिस्पर्स्ड यहाँ पर आना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि किस वर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर गलत लग रही है, मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन की बात करते हैं तो तकिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ है को स्टडी, क्या लिखा हुआ है साथियों, को स्टडी लिखा होना चाहिए, कस्टडी होना चाहिए। कस्टडी तो वर्ड होता है साथियों, क्या कस्टडी तो वर्ड होता है, लेकिन को स्टडी वर्ड नहीं होता है। तो कस्टडी की अगर बात करें, कस्टडी कहते नहीं भाई, यहाँ पर ओ आएगा, फिर से लिख देता हूं कस्टडी। कस्टडी की अगर बात करें, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना, क्या हिरासत में लेना, ठीक है। अगर बात करते हैं साथियों करटेल की, करटेल का मतलब क्या होता है, पर्दा होता है इसका मतलब। उसके अलावा कस्टर्ड की अगर बात करें, कस्टर्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कस्टर्ड भी आंसर साथियों नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि यहाँ पर देखिए इसकी भी स्पेलिंग खैर सही है, कोई स्टडी नहीं होता है साथियों, कस्टडी होता है। तो कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है। कस्टर्ड वगैरह जो होता है ना, जो दूध वगैरह से बनाया जाता है साथियों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, द पोएट एंड द ऑथर इज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, 4 सेगमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। एक सेगमेंट द पोएट, उसके बाद दूसरा सेगमेंट, उसके अलावा अगर बात करते हो साथियों तीसरा सेगमेंट, और ये चौथा सेगमेंट। आपको बताने कि इसमें दिक्कत साथियों क्या है। देखिए द पोएट एंड ऑथर, यानी कि कवि और पोएट और कवि कह सकते हैं, लेखक ऑथर कह लेंगे,
इज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा ये दोनों जो है ना पोएट को ऑथर को अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर दो लोग हैं यानी कि प्लरल हो गया सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर है इज अवॉर्डेड नहीं होना चाहिए, आर अवॉर्डेड होना चाहिए, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि प्लीज सेटल माय सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस मैगजीन्स, ठीक है ना। या अगर बात करें यहाँ पर रिन्यू आएगा या रिगेन आएगा या साथियों फिनिश आएगा। देखिए अगर बात करें, मेरा मानना है साथी यहाँ पर रिन्यू आएगा, यानी कि प्लीज रिन्यू कीजिए। रिन्यू की अगर बात करें नया करना, मेरे सब्सक्रिप्शन को नए कीजिए ऑफ द चिल्ड्रंस मैगजीन, तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला वर्ड बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। फिर से आपको बताने कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है सही, अभी आपसे पूछी गई थी कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, अब आपसे पूछी जा रही कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, साथियों बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हार्बोर की, तो एक अगर बात करें HARBOR, इसको कहते हैं साथियों बंदर का, क्या बंदर का इसको कहते हैं, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखें, इसकी स्पेलिंग गलत है। प्रीमाइर की अगर बात करते हैं साथियों, प्रीमाइर का मतलब एक तरीके से होता है मुख्य, एक तरीके से कह सकते हैं, या प्रधान भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा की अगर बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा का मतलब साथियों क्या होता है ये आपको भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंड नहीं होता है, बैंड एक तरीके से मतलब जो लोग संगीत वगैरह करते रहते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है। ग्लोसरी की अगर बात करते हैं साथियों, ग्लोसरी की अगर बात करें GLOSSA आना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी अगर बात करें PREMI, क्या MIER होना चाहिए, तो यहाँ पर ई भी होना चाहिए, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब सही है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि लिखा हुआ है साथियों खाली जगह में आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। लिखा हुआ है द कंपनी इज गोइंग टू सर्च इन द नॉर्थ सी ऑफ ऑयल, ठीक है ना, यानी कि तेल की खोज के लिए एक तरीके से कंपनी जो है ना वो नॉर्थ सी जाती है। चलिए तो यहाँ पर सर्च आएगा, एक्सप्लोर आएगा, टूर आएगा या ट्रेवर्स आएगा, मुझे बताइए। देखिए एक्सप्लोर की जब हम बात करते हैं, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। एक्सप्लोर की अगर बात करें, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है साथियों खोजना, खोजने एक तरीके से बात करें, सर्च का मतलब भी खोजना होता है, लेकिन यहाँ पर सर्च नहीं आएगा, यहाँ पर अगर एक्सप्लोर आएगा तो साथियों मैं कहूंगा ज्यादा अच्छी बात यहाँ पर रहेगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। साथियों अभी तो आपके सामने रीजनिंग गुजरेगी और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन गुजरेंगे, तो आप सभी लोग साथियों वीडियो में बने रहे। और ये आपकी जो इंग्लिश है ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर गलत लग रही है मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हॉवर, हॉवर का मतलब क्या होता है, हॉवर का मतलब होता है मंडराना, जैसे कि मक्खियां मंडराती हैं, मच्छर मंडराते हैं, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर मोनार्क की अगर बात करते हैं साथियों, मोनार्क ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से साथियों, MONARCH हो जाना चाहिए, मोनार्क ऐसे लिखा जाना चाहिए। और मोनार्क का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है सम्राट, तो मैं कहूंगा इसकी स्पेलिंग गलत है और यही आपसे पूछा गया था और यही आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एडॉर्न की अगर बात करें तो एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, किसी भी चीज को सजाना। और डेयरिर की अगर बात करें साथियों इसका मतलब होता है सुनसान, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुनसान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, बताइए। देखिए ए प्लेस, क्या लिखा हुआ है साथियों, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, उसको मिंट कहेंगे या उसको फैक्ट्री कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे या स्टोर कहेंगे, मुझे बताइए। जहां पर साथियों मुद्रा को ढाला जाता है, मनी को ढाला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मिंट कहा जाता है। मिंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है साथियों टकसाल। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर अगर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए 4 सेगमेंट है यहाँ पर, आई विल सेगमेंट आ गया, बी इन स्कूल सेगमेंट आ गया, फॉर 7 AM to 2 PM, यानी कि आई विल बी इन स्कूल, मैं स्कूल में होऊंगा 7 बजे से 2 बजे तक। तो आपकी अगर बात करें यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या यहाँ पर अशुद्धि आपको लग रही है, क्या आपको दिक्कत लग रही है, मुझे बताइए। देखिए फॉर यहाँ पर नहीं आना चाहिए,
मैं कहूंगा साथियों फ्रॉम आना चाहिए, यानी कि आई विल बी इन स्कूल फ्रॉम 7 AM टू 2 PM। तो मैं कहूंगा यहाँ पर गलती कहाँ पर है साथियों, गलती कहाँ पर है आपकी ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि फॉर नहीं आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, ठीक है ना। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज की अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा साथियों, रामबाण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको रामबाण कहा जाएगा। और रामबाण को क्या कहा जाता है, पैनासिया कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पैनासिया कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पैनासिया का मतलब रामबाण हो जाएगा। मेडिसिन का मतलब आप सभी को पता है दवा होता है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है साथियों, इलाज होता है। और डायग्नोसिस की अगर बात करें इसका मतलब निदान होता है। किसी भी रोग से अगर निदान मिल रहा है तो उसको निदान कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको एंटोनिम बताना है साथियों। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, रेवेरेंस की अगर बात करें, रेवेरेंस की अगर बात करें, रेवेरेंस का आपसे यहाँ पर एंटोनिम पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। देखिए रेवेरेंस का मतलब क्या अगर बात करें, इसका मतलब होता है किसी का सम्मान करना, किसी की श्रद्धा करना, ठीक है ना। अब इसका उल्टा बताया गया है तो मैं कहूंगा किसी की भाई सम्मान ना करना, किसी की बुराई करना, या किसी का कह सकते हैं किसी की निंदा करना। तो कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, बुराई करना, निंदा करना, ठीक है। या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो साथियों ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अगर बात करते हैं साथियों अरे की बात करें तो इसका मतलब वह होता है। एडमिरेशन की बात करें इसका मतलब तारीफ होता है। तो मैं कहूंगा साथियों कंटेम्प्ट की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बुराई करना, निंदा करना। तो ये आपका रेवेरेंस का एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब आपको कहा जा रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है फिर से कि द साउंड मेड बाय बीज, यानी कि जो बीज आवाज निकालते हैं ना उनको क्या कहा जाता है। बीज की आवाज को हिज कहते हैं, कू कहते हैं, बस कहते हैं, मूड कहते हैं। बी की अगर बात करें साथियों ये तो भन बनाती है, क्या ये भन बनाती है। और भन बनाने को क्या कहा जाता है साथियों, बस कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर इसी के साथ। हिस की अगर बात करें, स्नैक आवाज निकालता है हिस की, पिजियन निकालता है कू की, कैटन निकालता है मुंह की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, एंटोनिम आपको बताना है साथियों ऑब्सक्यूर का। ऑब्सक्यूर की अगर बात करें साथियों, ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको जैसे मान लीजिए कोई चीज क्लियर हो गई, यानी कि कोई चीज स्पष्ट हो गई, लेकिन ये क्या है साथियों, ये वो चीज नहीं है। ये इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अस्पष्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा, मैं कहूंगा साथियों इसका एंटोनिम स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट को क्या डाउटफुल कहते हैं, डिम कहते हैं, क्लियर कहते हैं साथियों। मैं कहूंगा कि ऑब्सक्यूर का एंटोनिम क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियर होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि पूरा ये जो मॉडल पेपर आपको करवाया जा रहा है ये आपके लिए वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपके दिल में ऐसा है कि इस बार भाई कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, एग्जाम तो हमें निकालना है, तो मेरा मानना है कि ये पूरा मॉडल पेपर जो मैं आपको डेली करवाता हूँ इसको आपको डेली देखना चाहिए। और इस बार जीएस की भी इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है ना, बहुत है। इंग्लिश की भी बहुत है, जीएस की भी बहुत है, इतनी मैथ रीजनिंग की नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों कि डेली मेरी एक क्लास आती है, उसमें मैं जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाता हूं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर वो क्लास आप नहीं देखते हैं तो वो क्लास भी साथियों आप लोग देखिएगा। इसके बाद मेरी वो क्लास आएगी, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चंस अगर आप डेली करेंगे अपनी, जब तक आपकी शिफ्ट नहीं होती, तो मेरा मानना है कि आपको बहुत फायदा उस सीरीज से मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अब आपको सिनोनिम बताना है कि नोबल का साथियों सिनोनिम क्या होता है, मुझे बताइए। अगर नोबल की बात करें, नोबल का मतलब जैसे कि नोबल पुरस्कार होता है ना, तो वो सबसे एक तरीके से महान लोगों को दिया जाता है, महान पुरस्कार होता है। तो नोबल का मतलब महान होता है। इसका सिनोनिम क्या होगा, नॉर्मल होगा या मैं कहूंगा ऑर्डिनरी होगा। देखिए नॉर्मल का मतलब भी साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब भी साधारण, पुअर का मतलब गरीब। लेकिन अगर बात करें डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, डिग्निफाइड का मतलब भी महान होता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए द पुलिस प्रिवेंटेड द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट। अब आपको बताने खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएगा, क्या खाली जगह में अब आपको बताना है साथियों कौन सा वर्ड आ जाएगा, बताइए। देखिए पुलिस करती है प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, यानी कि पुलिस रोकती है प्रोटेस्टर्स को, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनको रोकती है। द एंटरिंग घुसने से, पार्लियामेंट में घुसने से रोकती है। तो यहाँ पर प्रिज्यूम्ड नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, प्रिज्यूम नहीं आएगा, प्रोटेक्टेड नहीं आएगा। उसके अलावा साथियों
परसुएडेड नहीं आएगा, मैं कहूंगा प्रिवेंटेड आएगा, क्योंकि पुलिस प्रिवेंट कर रही है प्रोटेस्टर को एंटरिंग द पार्लियामेंट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सिलेक्ट द, यहाँ पर एडीएम आपको बताना है कि स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साथियों साफ सुथरा। क्या इसके मतलब क्या, अगर बात करें इसका मतलब होता है साफ सुथरा, तो आपको बताना है क्या ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है साफ सुथरा नहीं, सेफ एंड सिक्योर का मतलब होता है साफ सुथरा नहीं, फार फ्रॉम ईच अदर का मतलब होता है साफ सुथरा नहीं साथियों, वेरी नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। यानी कि स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि एट ए स्नेल स्पेस का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एट ए स्नेल स्पेस का मतलब होता है साथियों एक तरीके से बहुत धीमा, जैसे कि कछुए की चाल नहीं होती भाई, ठीक है ना, जैसे कछुए की चाल होती है बहुत धीमी, ये मतलब होता है एट द स्नेल स्पीड। तो अब आपको बताने क्या पीसफुल इसका मतलब होगा, पीसफुल या वेरी स्लोली या केयरलेसली या क्विकली। मैं कहूंगा वेरी स्लोली इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि बहुत धीमी गति से चलना। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताना है प्रिकेरियस का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों अनिश्चित। क्या इसका मतलब होता है अनिश्चित। अब आपको बताने इसका सिनोनिम क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। अनिश्चित की अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए स्टेबल का मतलब अनिश्चित नहीं होता है, स्ट्रेंज का मतलब अनिश्चित नहीं होता है, इनसिक्योर की अगर बात करें साथियों इनसिक्योर का मतलब अनिश्चित होता है, बाकी सेफ भी आंसर नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा प्रिकेरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स। क्या लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से बूंदाबांदी। क्या इसका मतलब हो जाएगा बारिश हो रही है मान लीजिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बूंदाबांदी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ड्रिजल की अगर बात करें, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी ही तो होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विद ग्रेट रिएक्शन, विद ग्रेट एडमिरेशन, वोकेशन या साथियों विद ग्रेट ड्यूरेशन। तो आपको बताने कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, मुझे बताइए। द जेंटलमैन लुक्ड देख रहा था एक ब्यूटीफुल लेडी को, विद ग्रेट रिएक्शन, विद ग्रेट रिएक्शन के साथ थोड़ी ना देख रहा था साथियों, एडमिरेशन के साथ देख रहा था, यानी कि एक तारीफ की नजर से उसको देख रहा था। तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद साथियों कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ के। अब यहाँ पर साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको पहले तो बताया जा रहा है कि जैसे 58, 29, 174 में जो संबंध है और वही संबंध 62, 33, 190 में, आपको बताने कि वही संबंध इनमें से किस ऑप्शन में होगा। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। देखिए ये 58, 29 से मुझे लग रहा है कि 174 बना है। कैसे बना 174, एक बार अगर 58 को और 29 को दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 दूना 16 और एक 17, 17 का 7 और एक यानी कि 6, 7, 8 यानी कि 87 यहाँ पर आ रहा है। तो क्या 87 का लगभग मुझे साथियों ये डबल लग रहा है। तो अगर 87 का डबल करें, क्या करें साथियों 87 का यहाँ पर अगर डबल करें तो कितना आ जाएगा, ये आपका 174 आ गया। बिल्कुल लॉजिक जो लगा है वो हमको साथियों पता चल गया, जो लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है। अब अगर बात करें क्या वही लॉजिक यहाँ पर लगा, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ो तो कितना आएगा, 3 2 5 आ जाएगा और 6 3 9 आ जाएगा। क्या 92 दुना कितने होते हैं, 190 होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल 190 हो। तो लॉजिक जो लगा है ना वो आपको साथियों आपने पहचान लिया। अब आपको बताने कि ये लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है, देखकर मुझे बताइए। देखिए क्या इन दोनों को जोड़कर डबल करेंगे 140 आएगा, नहीं। क्या इन दोनों को जोड़कर डबल करेंगे 100 जोड़ेंगे और डबल करेंगे 172 भी नहीं आएगा, इन दोनों को भी नहीं आएगा साथियों। अगर इसकी बात करें तो थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है, क्योंकि 74 31 की अगर बात करें, एक अगर इसमें मिला दे 75 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा और 105 दुना कितने होते हैं, 210 होते हैं और 210 आपका ये लिखा है। तो मैं कहूंगा जो यहाँ पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए जैसे अस्थमा का संबंध फेफड़े से है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन उसी में वही संबंध आपको साथों नजर आ रहा है। देखिए अस्थमा एक
बीमारी होती है जो किसको प्रभावित करती है, किसको नुकसान पहुंचाती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या गठिया हृदय को नुकसान पहुंचाता है? मैं कहूंगा नहीं, ये तो पैरों हाथों पैरों में हो जाता है गठिया। क्या यकृत चिंता को नुकसान पहुंचाती है? मैं कहूंगा नहीं। क्या अगर बात करें, देखिए नेत्र आ गया तो कान का संबंध कैसे हो जाएगा? नेत्र लिखा होता तो हम मान सकते हैं। नेत्र श्लेष मलाशोथ क्या कान को प्रभावित करता है? नहीं, लेकिन मोतियाबिंद आंख को प्रभावित करती, आंख को नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपको यहाँ पर बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। देखिए CON की अगर बात करें ना साथ, तो CON आपको यहाँ पर सभी में देखने को मिल रहा होगा कि CON यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब SSN, N पहले आएगा, उससे पहले C आएगा, यानी कि एक ही सबसे पहले आ जाएगा, फिर साथ ये 3 वाला आ जाएगा, और फिर अगर बात करें SONS, अब SS सब में है, S इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो I या पहले आएगा? नहीं, E पहले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं SE, यहाँ पर ये आ गया, तो मैं कहूँगा ये 4 वाला पहले आएगा। अब देख लो इसमें से SI, अच्छा ये ST है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? पहले ये वाला, यानी कि 5 आएगा, फिर 2 आएगा। तो आपको इतना बताना है कि 13452 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 13452 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर बात करें अध्याय का संबंध जैसे पुस्तक से, वैसे ही सीट बेल्ट का संबंध किससे होगा? वृत्त से, ब्लेड से, कार से या सिलाई से। देखिए अध्याय जो होता है ये कहीं ना कहीं एक पुस्तक का ही अंग होता है, एक पुस्तक का ही तो भाग होता है अध्याय। तो मैं कहूंगा सीट बेल्ट किसका एक भाग होता है? वृत्त का नहीं, ब्लेड का नहीं साथियों, कार का एक भाग होता है। तो इस सवाल का जवाब जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ के कुछ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला सवाल मैथ का है, कह रहे कि एक कप का विक्रय मूल्य साथियों और क्रय मूल्य क्रमशः कितना है? 576 और 800 रुपए। यानी कि अगर साथियों विक्रय मूल्य की अगर बात करें कि विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है साथियों जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। यानी कि 576 रुपए में चीज बेची गई है। और क्रय मूल्य क्या था? उसने उस वस्तु को कितने रुपए में साथियों खरीदा था? खरीदने वाला मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। तो खरीदा था साथियों 800 रुपए में, और अगर कोई वो चीज 576 में बेच रहा है तो मैं कह सकता हूं कि नुकसान पर वो बेच रहा है। कितने के नुकसान पर बेच रहा है ये भी आप लोग साथियों निकाल सकते हैं। 800 में से 576 घटा दो, ये 4 जाएगा, ये 2 जाएगा साथियों, ये 7 में से यहाँ पे 224 का घाटा हुआ। अगर पूछा जाता कि कितने की हानि हुई तो 224 आप बता देते, लेकिन कह रहे हैं कि उस हानि को प्रतिशत में बदल कर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और बटे में क्या लिख देंगे? बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है? 800 है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, 8 कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा, 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। यानी कि 28% की यहाँ पर हानि हो रही है, और आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 6600 रुपए के मूलधन पर कितना मिश्रधन प्राप्त कर सकता है यदि इसे साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए 6.2% वर्ष की दर से निवेश किया गया। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है कि मूलधन कितना दे रखा है आपको साथियों? 66 दे रखा है। आपको समय दे रखा है 2 वर्ष 6 महीने का समय दे रखा है, यानी कि 2.5 वर्ष इसको हम लोग मान सकते हैं। 2.5 वर्ष की अगर बात करें तो 2 दूना 4 कह सकते हैं, ठीक है ना, 2 दूना 4 कह सकते हैं, और 5/2 वर्ष इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों दर कितनी आपको दे रखी है? दर कितनी दे रखी है? रेट कितना दे रखा है? तो रेट की अगर बात करते हैं यहाँ पर आपको 6.2% दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रधन क्या होगा। आपको पता है, देखिए मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो एक ही वैल्यू निकालना है। तो देखिए पी तो है, यानी कि मूलधन तो दिया गया, साधारण ब्याज निकाल लो सबसे पहले। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? PRT/100, ठीक है ना। आपको पी पता है कितना है, मूलधन पता है कितना है, 6600 है, गुणा अगर आर की बात करते हैं साथियों तो 6.2 है, और अगर इसकी बात करें साथियों तो 5 बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों आपका ये 100 आ गया। इतनी बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर बात करें इसको, अगर देखिए कटिंग करें, देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हटाइए और नीचे क्या करिए? एक 0 बढ़ा लीजिए, वो 10 बढ़ा लीजिए या 2 में
दो में जीरो बढ़ा लीजिए, बात एक ही है। 5 एकम 5, 5 चौक कितना हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना हो गया, ये तो नहीं कट रहा है। एक काम करो फिर 2 से कट कर लो, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 एकम 2 हो गया। इसको साथियों इसे कर लो, 33 आ गया। तो मैं कहूंगा अब आपके पास साथियों 33 गुणा 31 है। बस आपको 33 गुणा 31 की आपको गुणा कराना है। आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने जो आप निकाल रहे थे ना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी गुणा करा लो, 31 की गुणा 33 के साथ। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर से वही 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 आ गया, 12 आ गया 10, यानी कि 1024 आपका क्या निकल आया साथियों, साधारण ब्याज निकल आया। आपको मिश्रधन निकालना है तो साथियों मैंने बताया कि मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दो। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 4 और ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये साथियों मिश्रधन हो जाएगा 7624। और 7624 कहाँ पर लिखा हुआ है, 7624 तो नहीं लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है जरूर। अच्छा यहाँ पर ये 23 ही तो आया है, तो इसको साथियों 23 कर लो तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि कहता है कि मैं इस चीज को जितने रुपए में खरीद कर लाया हूं उतने रुपए में मैं इस चीज को बेच रहा हूं, ऐसा उसका कहना है। लेकिन ऐसा कोई करता थोड़ी ना, लेकिन वो करता क्या है साथियों, वो बेच तो उसी में रहा है कि अगर 100 रुपए की वस्तु लाया है 100 रुपए की तो बेच रहा है, लेकिन उसको वो कम बेच रहा है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए की अगर वो 1000 ग्राम लाया है तो वो साथियों कितनी बेच रहा है, 850 ग्राम दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 150 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। तो कह रहे हैं कि उसका लाभ तो यही होगा ना, 150 जो वो कम जितनी मात्रा बेच रहा है, 150 ग्राम कम बेच रहा है, तो वही तो उसका प्रॉफिट कहलाएगा। बस इसको प्रतिशत में क्या करो, इसको प्रतिशत में साथियों बदल लो, 850 नीचे आ जाएगा, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों 300 बटे क्या आ गया, 300 बटे 17 आ गया। इसको कैसे कर सकते हैं, 17 एकम 17, अब कितना आ जाएगा साथियों, ये तो जीरो है, 17 ये आपका साथियों 130 हो जाएगा। अरे भाई इसमें से 13 निकलेगा, ये हो गया। तो अब अगर साथियों बात करें, अब देखिए अब आप 17 का पहाड़ा पढ़िए कि कितना आ जाए, 130 के आसपास आ जाए। तो अगर बात करें 17 सत्ते कितने होते हैं साथियों, 119 होते हैं, तो 17 सत्ते कितने हो जाएंगे, 119 हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, 11 बचेगा, तो वो आपका ये आ गया, यानी कि 17 सही, 11 बटे 17 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है कि मोहन की आय सुरेश की आय से 7% अधिक है, तो सुरेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे करके पूछा जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये जो पहली लाइन है उसके यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है या घटाई हो रही है। तो यहाँ पर अधिक है, ठीक है ना। देखिए जो यहाँ पर 1%, पूरे सवाल में, ऐसे सवाल में 1% लिखा होगा तो वो प्रतिशत आप लिख लोगे, उसकी गुणा 100 से करा लोगे। अब आप देखोगे कि 60% अधिक है तो आप 100 प्लस 60 कर दोगे, क्या कर दोगे, 100 प्लस 60 कर दोगे। लेकिन जब आप देखोगे, जब आप क्या देखोगे, आप देखोगे अगर कह रहे हैं कि 60% कम है तो यहाँ पर लिखा होगा अधिक, ये होगा। अगर यहाँ पर 60% कम लिखा हुआ है ना तो 100 माइनस 60 कर दोगे। बस ये लॉजिक आप लोग ध्यान रखें, लेकिन अभी हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर साथियों 6000 और नीचे हो जाएगा 160, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, नीचे 8 आया, ऊपर 300 आया, नीचे 4 आया, ऊपर 150 आया, नीचे 2 आया, ऊपर 75 आया। तो साथियों 75 बटे 2 को हम नहीं कह सकते 37.5%।